I would like to thank you for joining the session today on a weekend. And I would like to thank you for taking out the time to speak to the students here with us today and the ones who will listen to the recording later. And so could you please share your journey with us? आप बिहार में, you were born and brought up in Bihar. तो आप बिहार से EY तक कैसे पहुँचे? What was the journey like? So thank you Ritika. पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आप हिंदी में अधिक कंफर्टेबल रहेंगे जो आज स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, या इंग्लिश बेहतर है? सर हिंदी would be better. ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमित वात्स्यायन है और जैसा कि रितिका बोल रही थी, मैं EY के सोशल सेक्टर प्रैक्टिस में पार्टनर हूँ। और जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो इंडिया और को कवर करता है। उसके साथ हम लोग मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी कार्य करते हैं। जो हम लोग कार्य करते हैं वो सोशल सेक्टर वेरी ब्रॉडली जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप बात करें महिला सशक्तिकरण की, अगर हम बात करें चाइल्ड प्रोटेक्शन की, अगर हम बात करें रूरल डेवलपमेंट की, कृषि के विकास की, या सोशल वेलफेयर की, तो इन सारे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ मेरा कार्य है। और मैं पिछले 20 साल या उससे थोड़ा अधिक मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये सेक्टर और जो ग्लोबल टॉप मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है उनका क्या रिश्ता है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। और आपको ये भी आगे आज इसके ऊपर हम मंथन कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट का जो एरिया है वो कैसे इवॉल्व कर रहा है और उसमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट आ रही हैं और अलग अलग किस्म के लोग कैसे उससे जुड़ रहे हैं। बट उससे पहले जैसा कि रितिका ने पूछा कि बैकग्राउंड क्या है, तो मेरा गांव जो है वो समस्तीपुर जिला में है, पूसा, वेरी वेल नोन प्लेस फॉर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, और मेरा ग्राम महमदा हुआ। और जो मेरा बचपन बीता है वो एक थोड़े ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बीता है और थोड़े डिस्ट्रिक्ट के जो टाउन है वहाँ समस्तीपुर उसमें, और आगे चल के पटना में। और आज भी मुझे ये जो वो आपके ऊपर छाप छूटती है कि जब आप गांव में रहते हैं और आप जो देखते हैं ग्रामीण जो परिवेश है उसको, तो वो आपके साथ हमेशा रहता है। मेरा जो स्कूल है और जो मेरा कॉलेज है, स्कूल मैंने अपनी पढ़ाई सेंट माइकल से करी थी। और वहाँ पे भी एक बहुत ही अगर मैं बात करूँ सेंट माइकल्स की, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़ता है स्कूल, क्योंकि आपको वो बहुत जुड़ के, जमीन से जुड़ के आपको आपके सोसाइटी में क्या हो रहा है इसको आपको अवगत कराते हुए करता है। और मेरा जो अंडर ग्रेजुएशन रहा वो बिहार नेशनल कॉलेज BN कॉलेज से रहा। और मेरा झुकाव हमेशा लाइफ साइंसेस, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइंसेस के ऊपर अधिक रहा था। तो मैंने अपना जो अंडर ग्रेजुएशन है वो भी लाइफ साइंसेस जूलॉजी में करा। वो जो जमाना था और वो जो समय था, उस समय बिहार में बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे और मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो यूथ हैं उनकी जिंदगी बेकार में खराब हो रही थी, चाहे वो हताश हो रहे थे या वो बहुत ही अधिक अपने आप को रेडिकलाइज हो रहे थे। और कभी एकदम उस फ्रस्ट्रेशन में, कभी उनका फ्रस्ट्रेशन रोड पे निकलता था, या कभी ऐसा होता था कि असामाजिक तत्वों के साथ जुड़े जाते थे। और वो मेरे ऊपर काफी छाप छोड़ दिया। और जब मैंने सोचा कि आगे क्या पढ़ाई करी जाए, तो उस समय जो भारत में बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सोशल सेक्टर और जो सोशल और इकोलॉजिकल दोनों को जोड़ के सोचते हैं, तो उस समय मैंने जो कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट जिसे कहते हैं उसका इम्तहान दिया। और उसके साथ मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मेरा दाखिला हुआ। और मेरे हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो मेरे ऊपर मुझे लगता है आपको एक दिशा जो बताई जाती है, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी दिशा मिली, क्योंकि मैंने जो है इंसान, पर्यावरण और जो इकोनॉमी है, इन तीनों को जोड़ते हुए एक साथ देखा।
और उसने मुझे वहाँ के का जो परिवेश था उसने मुझे हेल्प किया ये समझने का कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ जो मेरे पास कैपेसिटी है उससे। मेरा मानना था कि अगर आप जब अगर कहीं काम करना है तो आपको सिस्टम को इम्प्रूव करना जरूरी है। अगर हम अलग से काम करेंगे तो नहीं होगा। कुछ कर सकते हैं अच्छा, लेकिन जब तक कि सिस्टम ओवरऑल इम्प्रूव नहीं करे हम जो भी काम कर रहे हैं वो रेत के किले की तरफ ढह जाएगा। तो मैंने गवर्नमेंट के साथ काम करना स्टार्ट किया अपने मास्टर एमबीए करने के बाद, और मैंने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ काम करना स्टार्ट किया। उस समय दो आई थिंक 2 साल पहले वहां पे वो हुआ था, परमाणु टेस्ट हुआ था, और मैंने जाके पोखरण पे ही काम स्टार्ट किया। और तो पोखरण में बहुत उचित ये है कि वो रण है, वहां पे मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी है कुम्हार के कामों के लिए। और वहां से मेरा कार्य स्टार्ट हुआ कि भाई ये जो कुम्हार लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी कला है, इनका अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ नहीं है। सैकड़ों सालों से जो कर रहे हैं वही करते आ रहे हैं, तो डिजाइन अपग्रेडेशन हुआ नहीं है। तो वो जो अभी करंट इकोनॉमी या मार्केट है उससे कैसे जुड़ सकते हैं। और वहां पे मुझे लगा कि जो अलग अलग जगह है, जैसे कि उस समय यूनाइटेड नेशंस भी इन्वॉल्व था और सरकार भी इन्वॉल्व थी, कि कैसे उनको साथ में लाया जाए ताकि जो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो हो और ये आगे बढ़े। तो ये एक जर्नी स्टार्ट हुई मेरी सरकार के साथ कार्य करते हुए, लेकिन एकदम बिल्कुल जुड़ के खादी का पुनरुत्थान उस पर काम हमने करना स्टार्ट किया। और उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरी कोशिश ये रही है कि कैसे जो भी हम जमीन पे कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट बड़ा हो। तो आगे चल के मैंने इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम करना किया स्टार्ट किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा था। मैं बात कर रहा हूँ आपको, जब मैंने कार्य स्टार्ट किया ऑक्सफैम के साथ साउथ इंडिया में, तो जो मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हर 8 मिनट पे एक किसान आत्महत्या कर रहा था। और वो जो आज के दिन में आज भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कृषि है वो हम सबको खाना देती है, लेकिन जो कृषक है उसकी जो हालत है वो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो हम सिस्टमैटिक तरीके से उनके कॉस्ट को घटाने की प्लस उनके मार्केट जो है उसको एक्सेस करने का कैसा काम करेंगे। एंड दैट टुक मी इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन, कि भाई जो अगर हम देखें तो आज जो भोजन है वो पैदा कहीं होता है, कंज्यूम कहीं और होता है। और उसने मुझे एक्सपोजर दिया लेबर इश्यूज पे काम करने के लिए, जो महिलाओं के का जो सशक्तिकरण है उस पे काम करने के लिए। और वहाँ 3-4 साल काम करने के बाद ये जो मेरा एक्सपीरियंस था दैट टुक मी टू साउथ एशिया। तो मैंने दक्षिण एशिया के सारे जो कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसमें काफी एक्सटेंसिवली मैंने काम किया इन सारे इश्यूज को लेके कि भाई जो जो महिला उद्यमी हैं वो कैसे अपने आप को मार्केट में अपना शेयर ले सकते हैं, या जो किसान हैं उनकी जो वैल्यू चेन्स हैं उनका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, या उस समय जो क्लाइमेट बदलाव धीरे धीरे बहुत क्लियरली दिख रहा था, तो क्लाइमेट के जो चेंज है उसको हम कैसे कोशिश करें कि जो सबसे गरीब है उस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़े। तो ये कार्य मैंने काफी दिनों तक किया। ठीक है प्रांजल, अभी बात खत्म करने के बाद जरूर बात करेंगे इसके ऊपर। और उसके बाद क्या कहते हैं ना, आप लोग मिलते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। तो मैंने उसके बाद एशिया के लेवल पे ऑक्सफैम ने मुझसे कहा कि भाई आप जो हमारे सारे कंट्रीज हैं उनमें उनमें आप सपोर्ट कीजिए जो आप दक्षिण एशिया पे काम कर रहे थे। तो 2011 से मैंने एशिया के अक्रॉस काम करना चालू किया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और उसने मुझे बड़ा अच्छा एक्सपोजर दिया बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया जैसे एज अ ग्रुप ऑफ कंट्री उनका बहुत ही अलग परिप्रेक्ष्य है। और हमने, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ, थोड़ा लाइटली कहता हूँ कि साउथ एशिया में कई जगहों पे हमने डेमोक्रेसी से पहले एक्सपेरिमेंट किया है और इकोनॉमी से बाद में। तो साउथ ईस्ट एशिया में उल्टा है, वहाँ इकोनॉमी में पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है और डेमोक्रेसी के साथ उसके बाद कर रहा है। लेकिन जो वहाँ से सीखने को मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वहाँ पे उन लोगों ने काफी डेवलपमेंट करा है। तो ये सारे कार्य चल रहे थे और 2015-16 तक में मैं ग्लोबली काफी सारे जैसे यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के, उनमें कंट्रीब्यूट कर रहा था। और जो साउथ ईस्ट एशिया का कार्य चल रहा था कि भाई कैसे साथ मिलकर इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, पब्लिक पॉलिसी के स्पेस में, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के स्पेस में प्राइवेट सेक्टर के साथ
ये कई सारे कार्यों में मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन एक चीज मुझे कुरेद रही थी कि भाई हम लोग कार्य कर रहे हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, लेकिन जो भी कार्य हो रहा है वो प्रोजेक्ट मोड में अलग अलग जगहों पे हो रहा है, और वो अलग अलग इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अंत में सशक्तिकरण किसका होना है, लास्ट माइल कौन है, तो वो है गवर्नमेंट के सिस्टम, वो है जो इम्प्लीमेंटेशन है। और उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि भाई अगर, ठीक है हमें मालूम है क्या होना चाहिए, लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है, एक आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर किसान के पास पैसे जाने हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम चाहिए। सिर्फ बोलने से कि भाई पैसे ट्रांसफर होने चाहिए नहीं होगा। या अगर हम कहते हैं कि एक्सेस चाहिए मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपने उठाया मुजफ्फरपुर का लीची और पहुंचा दिया अपने एक्सपोर्ट के लिए। आपको ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, इनका जो नो हाउ चाहिए, ये अलग सिर्फ आपको डेवलपमेंट टेक्निक से नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको चाहिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक्सपर्ट्स होंगे, आईटी के एक्सपर्ट्स होंगे, उन सबों को लेकर के आपको इस सिस्टम को सशक्तिकरण देना है। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन अ फर्म लाइक ईवाई इंटरेक्टेड विद मी, एंड उनकी सोच और मेरी सोच में काफी समानता थी कि ये जो सिस्टम को इनेबल करना है, इसके लिए जैसे कि आप, ईवाई एक ऐसी फर्म थी जब आधार को रोल आउट करना था इतने बड़े उस पे, तो जो मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड थे उसको रोल आउट करने के लिए वो ऐसी फर्म्स कर पाती हैं। इनके पास अलग अलग किस्म की जो कॉम्पिटेंसी है जिसको कर सकते हैं। तो उसके कारण से ये बात हम लोग का जुड़ाव हुआ, और 2016 में मैं वापस भारत में आया। मैं उसके पहले बैंकॉक रह रहा था, और उसके बाद से मैं ईवाई के साथ जुड़ा हूँ, और बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 19 स्टेट्स में हम लोग कार्य कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। क्योंकि पैसे हैं गवर्नमेंट के पास, किसानों की नीड क्लियर है, लेकिन वो जो सिस्टम स्ट्रेंथनिंग चाहिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन का सपोर्ट चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली फीडबैक सिस्टम। क्योंकि पॉलिसी जो होती है सिर्फ वैक्यूम में नहीं बन सकती है। तो क्या फीडबैक सिस्टम थ्रू मॉनिटरिंग एंड थ्रू गैदरिंग इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल, so that it supports the policy makers and at the highest level to take the right decision. So ये मेरी लाइफ की जर्नी रही है, और मैं ये कह सकता हूँ कि आई ऑलवेज थॉट दैट, मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है। हमेशा लर्नर्स एटीट्यूड रखना जरूरी है, और हमेशा आप नित नई सोच आपको डेवलप करनी है अगर आपको इश्यू से, जो इमर्जिंग इश्यूज है उनसे डील करना है। और दूसरी बात जो मैं सोचता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिन लोगों के साथ कार्य करते हैं, यू नीड टू हैव पीपल हु आर मोटिवेटेड, और जो खुद उनकी ऐसी सोच है जो आपको कुछ नया तरीके से सोचने पे मजबूर करें, तभी जाकर के एक बहुत अच्छी टीम बनती है और बहुत अच्छा काम होता है। So anyways, I'll stop at that, Ritika. So that's been my journey, across the last 2 decades. Um, so back to you. Right, sir. So I think, sir, it's safe to say that you've pretty much tried out all types of domains in the sector. आपने जेंडर में काम करा है, आपने एग्रीकल्चर फार्मर्स के साथ बहुत काम करा है, आपने क्लाइमेट चेंज पे काम करा है. तो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर किसी स्टूडेंट को पॉलिसी या डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सा डोमेन उनके लिए बना है, कौन से डोमेन में वो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन. सारे डोमेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस पे काम करा जा सकता है. तो कोई स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे इस डोमेन में काम करना है? ये आपने रितिका बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। तो पहले लेट मी स्टार्ट ऑफ किया, अगर मान लीजिए आप स्टार्टअप कर रहे हैं अपने करियर में, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रेजर शार्प फोकस रख के आप बोलिएगा कि ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर ही। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि जब आप शुरू में कार्य करना चाहते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ स्लाइटली ब्रॉडर बेस। क्योंकि आप शुरू में समझना चाहते हैं, क्योंकि ये इश्यू स्टैंड अलोन नहीं है। जैसे कि अगर मैं जेंडर की बात करूं, तो जो जेंडर एम्पावरमेंट है या वुमेन एम्पावरमेंट है, ये स्टैंड अलोन इशू नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। एक जगह पे ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से कनेक्टेड है, दूसरी जगह इकोनॉमी से कनेक्टेड है, तीसरी जगह सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से कनेक्टेड है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शुरुआत कर रहे हैं तो पहला तो है कि थोड़ा ब्रॉड बेस रखें, नंबर वन। नंबर टू है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि आपका जो पहला कदम होगा वो आप या तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना चाहते हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ओन्ड एनजीओ के साथ करना चाहते हैं। तो एंट्री पॉइंट बहुत तेरे हैं। आई थिंक मेरा ये सजेशन रहेगा कि एज लॉन्ग एज अगर आपको ये मालूम है कि आपको जेंडर के प्रति रुचि है, तो आप किसी भी जगह से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, एज यू स्टार्ट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ योर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उस समय आप अपने रुझान को शार्प करें, और सेकंड या थर्ड जॉब में यू कैन स्टार्ट गेटिंग इनटू योर, या तो सेकंड थर्ड जॉब में या सेकंड या थर्ड ईयर में अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने रुझान की तरफ स्पेशलाइज करें, तो ताकि आपका बेस रहे। अदरवाइज क्या होता है कि सिर्फ एक बहुत ही यूनिलैटरल थिंकिंग हो जाती है और फिर उसके बाद मुश्किल होता है ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझना। Right, sir. Absolutely. तो सर, दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप बिहार के स्टूडेंट हैं, आप घर पे बैठे हैं अभी लॉकडाउन के टाइम पे, बिहार का एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो नॉट वेरी रिफाइंड, स्टूडेंट्स डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज़, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते। तो ऐसा क्या रिसोर्स के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए बिफोर दे गेट इनटू अ सेक्टर? अगर वो मान लो कॉलेज के सेकेंड या थर्ड ईयर में है और उनको जानना है कि वो कौन सी कंपनी में काम कर सकते हैं और उसके लिए अपने अपने स्किल्स को बेटर करना है, तो वन क्वेश्चन इज कि आप अपने स्किल्स को बेटर कैसे कर सकते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन से स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रितिका, थैंक यू। तो एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी जो स्टूडेंट समझना चाह रहा है इस सेक्टर में क्या हो रहा है, पहला तो है कि अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस है, तो या आप लिंक्डइन पे हो या आप इवन फेसबुक पे हो, तो जो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको सब्सक्राइब करें आप। तो उससे क्या होता है कि सेक्टर में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। मैं तो आपको ये भी कह सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटरेस्ट है, फेसबुक पे अब तो बहुत सारे चैनल्स और किसानों के ग्रुप चल रहे हैं जिसके ऊपर ये बात हो रही है। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आपके पास अगर एक्सेस है, तो टू स्टार्ट विद सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत कुछ पिकअप कर सकते हैं, क्या ट्रेंडिंग है, क्या रुझान है। दूसरा है कि देर आर सम वेरी गुड पब्लिकेशन जो आते हैं जिनको आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे वो डाउन टू अर्थ हो, चाहे वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली हो। उससे क्या होगा कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कि भाई किस तरीके का काम हो सकता है। जो अगर मान लीजिए आप इस समय पे हैं कि आप ये भी सोच रहे हैं कि हम आगे की पढ़ाई कहाँ से करेंगे, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो सोशल एरिया है, सोशल सेक्टर है ओवरऑल, उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी, जहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। चाहे वो मास्टर्स इन सोशल वर्क हो, चाहे वो एक एमबीए हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो, या यूनिवर्सिटीज में भी आजकल कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहां पे भी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। तो इसमें मैं प्रांजल ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी वो जवाब मैं दे रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको एमबीए करना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा फोकस सब्जेक्ट अगर पिकअप करते हैं जो इस एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल मास्टर इन सोशल वर्क हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो इवन आपकी एमए की डिग्री हो, लेट्स से इन इकोनॉमिक्स और अराउंड दीज एरियाज, तो दैट सेट्स यू अप वेल। एक पॉइंट बोलना जरूर चाहूंगा कि बहुत सारे जो काम होता है डेवलपमेंट सेक्टर के वर्क में, अगर आप खास करके, चूंकि प्रांजल आपने कंसल्टेंसी का इस्तेमाल किया है शब्द का, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जरूर रहती है कि जो कंसल्टिंग होती है उस क्षेत्र में आपको जो आपके क्लाइंट हैं उनके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। तो अभी अगर हम देखें जिस तरीके के क्लाइंट क्वालिफिकेशन मांगते हैं, वो इन सारे एरियाज में मांगते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर्स इन रेलेवेंट फील्ड, टिपिकली पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं, कभी कभी अंडर ग्रेजुएशन भी मांगते हैं। तो वो अगर कंसल्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो थोड़ा स्पेशलाइजेशन करना उचित होता है।
राइट सर, एब्सोल्युटली। तो ये हमारी बात हुई अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। अब हम बात करें स्किल्स के बारे में। स्किल्स मे बी स्पेसिफिक, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड? आपकी बोली कैसी होनी चाहिए? आपको इंग्लिश प्री रेक्विजिट है कि नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल होता है, स्पेशली बड़े फर्म्स के लिए। जो बिहार के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। एक ये भी है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना आता है। वन एग्जांपल। तो ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो बच्चे घर पे बैठ के सीख सकते हैं, जो आगे उनको या तो कंसल्टेंसी में, डेवलपमेंट फील्ड में, या इवन फील्ड वर्क में इम्पोर्टेंट होगी? हाँ रितिका, ये आपने अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। जो मुझे दिखता है कि जो भी बच्चे हैं उनको बहुत क्रिटिकल स्किल्स, पहला तो ये है कि कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप पढ़ कितना पा रहे हैं और पढ़ के समझ के अपने हिसाब से लिख कितना पा रहे हैं। तो आई थिंक ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स एंड एबिलिटी टू राइट, ये एक एस्पेक्ट है, क्योंकि आप फील्ड पे काम भी कर रहे हैं तो आपको फाइनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो एक ये एस्पेक्ट है जिसपे मुझे लगता है लोगों को ध्यान देना चाहिए। और उसका एक ही उपाय हो सकता है कि जब आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कोई भी चीज जिसने आपको आपका अटेंशन सीख किया है। अब जैसे अभी मान लीजिए किसान के बिल जो आए हैं, 3 रिफॉर्म्स आए हैं, राइट। अगर आपको, आप अपनी तरफ से पढ़िए और अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि 1000 वर्ड्स का खुद से कुछ लिखने की कोशिश करें। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर सप्ताह में एक बार भी लिखेंगे, तो यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। दूसरा है कि जो इस कार्य क्षेत्र में आपको, इट्स वेरी गुड टू हैव एक्सेल स्किल्स। और ये नहीं मैं कहूंगा कि सारे एकदम यू नीड टू बी एन एस एक्सेल यूजर, बट आपको एक्सेल आनी चाहिए स्किल, ताकि आप कैलकुलेट कर पाइए, एनालाइज कर पाइए। साथ में मैं ये भी बोलूंगा कि कभी कभी, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो लोगों के पास टाइम नहीं है कि आपके 20 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ पाए, तो आपको ये भी जरूरी होता है कि जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड कर पाए। और उसमें फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है या प्रेजी है, आप थोड़ा, आपको एक्सपोजर रहे तो हमेशा अच्छा रहता है। इस इन सबों के अलावा मुझे लगता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको आप पढ़ सकते हैं, आजकल कोर्सेज भी अवेलेबल है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, कैसे सोचा जाता है रिसोर्सेज के बारे में। अगर आप मान लीजिए 4 साल में कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो इन इन सारी चीजों से अगर आप अपने को अवगत रखते हैं तो यू डेफिनेटली डेवलप अ गुड सेट ऑफ स्किल्स which can be useful later in your life. राइट सर। सो आपने हमसे बात करी है कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट इन द डेवलपमेंट सेक्टर। आई थिंक यहाँ पे सब जानते भी होंगे कि डेवलपमेंट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इट्स एन अप एंड कमिंग सेक्टर। लोगों को धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इम्पोर्टेंस रियलाइज हो रही है। तो व्हेन वी ब्रेक इट डाउन, can you break down what kind of organizations exist in the sector? We have international organizations, government, NGOs, foundations. तो ऐसे कौन कौन से organizations है जिसको आगे कोई स्टूडेंट अपने करियर के लिए देख सकता है? श्योर रितिका। सो डेवलपमेंट सेक्टर भी एज अ सेक्टर काफी डाइवर्स है और डाइवर्स होता जा रहा है। तो आपको मैं कोशिश करूंगा एक पर्सपेक्टिव देने का कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके का काम करती है और किस तरीके के स्किल सेट्स वहां पे जरूरी होते हैं। तो एक तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं कहूंगा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बिहार में देखिए तो 10 लाख स्वयं सहायता समूह जो है वो है, जो कि विच इज अ वेरी लार्ज नंबर, जो विलेज लेवल पे विलेज ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। अब वो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, और जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फेडरेशन बनता है तो उसमें भी प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। तो एक तो वो पूरे डेवलपमेंट सेक्टर में देखिएगा तो मोर एंड मोर देयर इज अ नीड नाउ ऑफ प्रोफेशनल पीपल हु कैन जॉइन एंड रन दोज ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली, बिकॉज उनका करोड़ों का टर्नओवर है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं वो कार्य करें। इसके अलावा दूसरा जो ग्रुप है वो एफपीओ कहलाता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो
फार्मर्स की कंपनी है जिनको रन करना है, अगेन इन अ कमर्शियल वे, उसके लिए भी प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है एंड बाय लॉ जरूरत है। अगर आप एफपीओ रजिस्टर करते हैं तो आपको 4 लोग चाहिए ऐसे जो कि प्रोफेशनल्स हो। तो अगर मैं बिल्कुल ग्रास रूट पे बोलूँ तो यहाँ पे 2 एरिया है जहाँ पे काफी क्लियर अपॉर्चुनिटी है और वहाँ कार्य होता है। अगर इससे एक लेवल अलग जाइएगा तो यू विल सी ग्रास रूट एनजीओ जो लार्जली काम करती हैं, जो चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो या और अलग किस्म का डेवलपमेंट वर्क हो जैसे सैनिटेशन है वगैरह वगैरह। तो ये जो है ग्रास रूट एनजीओ, ये काफी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का काम, लार्ज स्केल गवर्नमेंट के भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी सर्विस डिलीवरी का काम ऑन द ग्राउंड करती हैं। और इनमें भी जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, और जो स्किल्स इसमें चाहिए आपको, रैपो बढ़िया बनाना आना चाहिए कम्युनिटी के साथ, आपको कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की स्किल्स आनी चाहिए एंड देन ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स आनी चाहिए। जब हम ग्रास रूट एनजीओ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती हैं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल एनजीओ। जैसे कई सारी एनजीओ हैं, चाहे वो दान फाउंडेशन हो, प्रदान हो या सृजन हो, बहुत सारे नेशनल लेवल एनजीओ हैं जो कि लार्ज स्केल पे सर्विस डिलीवरी का काम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना उनको आता है या अलग अलग प्रोजेक्ट जो होते हैं रूरल डेवलपमेंट के वो करती हैं, और उनमें हाई स्केल और प्रोफेशनल रिसोर्सेज रहते हैं। सारे तरीके के लोग वहाँ पे काम करते हैं। आपको वहाँ पे आईआईएम के भी लोग मिल जाएंगे और आपको जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। लेकिन अक्रॉस जो इन ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका कल्चर बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रोफेशनल होता है और सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तो मैं आपको स्टेट और नेशनल लेवल की बात कर रहा था। अगर आप नेशनल लेवल पे देखिएगा तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो काम करती हैं एज लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, जो फंड रेज करती हैं पब्लिकली, और वो या तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं या उन्होंने नेशनल लेवल पे भी अपना काफी ग्रोथ करा है, जैसे कि क्राई हो गया, केयर हो गया, ऑक्सफैम हो गया, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल एनजीओ का पार्ट है या होम ग्रोन है बट काफी लार्ज है। तो इनमें जो टिपिकल रिक्वायरमेंट होती है आपको, जो कई बार रिसर्च स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये लोग अपने नेशनल और लोकल लेवल एनजीओ पार्टनर के साथ कार्य करते हैं। तो इनका काम होता है कि बैकएंड से रिसर्च में, प्रोग्राम डिजाइन में, नए आइडियाज में, इन सारी चीजों की कैपेबिलिटी में वो हेल्प करते हैं। और जो उनका खुद स्टैंड अलोन पब्लिकेशंस वगैरह सब आते हैं, आप लोग को नेट पे काफी दिख जाएंगे वो। तो ये तो एक पूरा सेट हो गया जो कि इम्प्लीमेंटेशन में और पॉलिसी लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन काफी जुड़े रहते हैं। इनके अलावा आपको इंटरनेशनल फाउंडेशंस हैं। अब ये फाउंडेशन कोई पब्लिक बेस नहीं है कि लोगों की इंडिविजुअल फाउंडेशन है। अब जैसे कि या तो ऐसे हो गए जैसे कि आप देखिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गई, या और अलग अलग किस्म के फाउंडेशन हो गए जिनका पर्सनल है। अपने कोई कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनको मन था बदलाव करने का और उन्होंने एक लार्ज स्केल फाउंडेशन का गठन किया। तो यहाँ पे जो लोग रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं जिन लोगों को प्रोग्राम डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग है, ओवरऑल स्ट्रेटजी की अंडरस्टैंडिंग है, और उनको एक्सपीरियंस चाहिए इस सेक्टर का, ताकि वो लोग सपोर्ट कर पाए अपने ग्रांटीज को, जो कि ग्रांटीज हो सकते हैं कई बार वो जो टेक स्टार्टअप फॉर्म्स हो जाती हैं, कई बार एनजीओ होते हैं। इन फाउंडेशंस के अलावा आपको एक काफी लार्ज ग्रुप है जो कि सीएसआर को का इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो वो ग्रुप अधिकतर कंपनीज के अंतर्गत होता है। चाहे आप अगर जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन देखें या आप होंडा देखें, ये सारी कंपनियां अपना या तो एक ग्रुप है उनका कोर सीएसआर का या फाउंडेशन का ग्रुप है जो कि उनका जो सीएसआर का प्लान है उसको एग्जीक्यूट करती है, या टाटा हो गए। तो वहां पे भी जो रिक्वायरमेंट है काफी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज अब गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो 2% है कंपनी का उसको उन्हें इस्तेमाल करना है। तो उसके कारण उसमें प्रोफेशनलिज्म की बहुत जरूरत है और वहां पे भी काफी ग्रोथ है। तो ये तो अभी तक जो मैं बात कर रहा था ये लार्जली नॉट फॉर प्रॉफिट स्पेस था या सीएसआर स्पेस था। इसके अलावा फॉर प्रॉफिट के सेक्टर में आपको 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे। एक ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं जो डेवलपमेंटल इश्यूज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, और ये मार्केट से इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं, चाहे वो क्रॉप इन हो गया या स्टेला ऐप हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कर रहे हैं
और इसमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोगों को काफी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें ग्रोथ काफी होने वाला है। और दूसरे जो फॉर प्रॉफिट स्पेस में अगर मैं बात करूं, तो जो कमर्शियल कंसल्टिंग फर्म्स हैं, इसमें छोटी कंसल्टिंग फर्म्स भी होती हैं इसमें, एंड ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड जैसे कि ईवाई है, तो वो भी पूरे रेंज करती हैं और वो अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं लार्जली स्ट्रेटजी में या मैनेजमेंट कंसल्टिंग के क्षेत्र में कार्य करती हैं। Right, sir. Thank you so much for giving us such a detailed framework. I think अगर किसी को भी अपना career start करना है तो they can have a look at this framework and choose कि उन्हें किस level पे काम करना है और how they can rise above the ranks. So sir, थोड़ा अगर मैं detail में जाऊँ to one of the things that you said that for any organization, especially in policy, research is very important. एंड रिसर्च एक ऐसी स्किल है जो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगी, एंड ओवर टाइम ये इम्प्रूव होती है। तो अगर किसी को अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है जिसने लाइफ में कभी पहले रिसर्च नहीं करी हो, तो हाउ कैन दे लर्न हाउ टू रिसर्च? एक तो मेथडोलॉजीज कहाँ से सीख सकते हैं, वो कैसे सीख सकते हैं, एंड हाउ कैन वन फाइंड द राइट टॉपिक टू रिसर्च? थैंक्स रितिका। सो आपने सही कहा कि जो रिसर्च है वो ऐसी चीज नहीं है कि इमीडिएटली या तुरंत आ जाती है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है उसमें ये है कि एक तो रिसर्च की मेथोडोलॉजी तो आपको इंटरनेट पे अगर एनालाइज करें तो द वेरियस मेथोडोलॉजीज आर अवेलेबल एंड वन कैन टेक अ लुक एट इट। बट आई थिंक जो सो फॉर एग्जांपल रिसर्च में भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं, राइट? आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसी होती है जहाँ पे आप बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिवली कर रहे हैं, सर्वे ओरिएंटेड रिसर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे होती हैं जो पार्टिसिपेटिव रिसर्च होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एक्शन रिसर्च होती है, मतलब काम हो रहा है और आप उसको रिसर्च करके एनालाइज कर रहे हैं। तो अलग अलग किस्म के रिसर्च किए जा सकते हैं। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिसर्च के लिए मेरा मानना है कि अपने आप को थोड़ा ट्रेन करना इम्पोर्टेंट है in terms of how to frame the research question, how to frame the outline around it, and if possible also seek mentoring from people who have done some research. जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोलूं, तो जो बिहार में यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ जहाँ पे सोशल सेक्टर में अगर कुछ एनालिसिस की गई है या कुछ प्रोफेसर हैं, तो जो छात्र हैं वो उनको रीच आउट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ये हम प्लान कर रहे हैं, आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इनफैक्ट ये मेरा जस्टिस कैंपेन को भी सजेशन रहेगा कि ये जो एरिया है कि जहाँ पे पूल ऑफ मेंटर्स कैन बी क्रिएटेड, क्योंकि इस एरिया में ना लोग अदरवाइज काफी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, पढ़ लिया इंटरनेट पे, एनालाइज कर लिया, सेल्फ एजुकेट कर लिया, बट आई थिंक देयर इज सम लेवल ऑफ हैंड होल्डिंग नीडेड। दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस, बिकॉज जो रिसर्च आपने करी और आपकी क्वालिटी कैसी है और जो आपका प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं उनमें फीडबैक मिलना और उनमें सपोर्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट सर। तो सर कमिंग बैक टू द रिक्रूटमेंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पॉसिबली अभी राइट आफ्टर देयर फाइनल ईयर दे विल जॉइन द सेक्टर। तो कमिंग टू द रिक्रूटमेंट साइड कि आप यू मेंशन बहुत टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट, सो ब्रॉडली स्पीकिंग क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, सीवी फिल्टरिंग, इंटरव्यूज़, एंड कोई अपने आप को उनके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? या गुड क्वेश्चन अगेन रितिका। सो पहला तो ये है कि अगर ये डिपेंड करता है कि आप एज अ स्टूडेंट आप किस कैटेगरी में हैं। आर यू स्टूडेंट हु हैज स्टडीड एंड हैज नो वर्क एक्सपीरियंस, और आर यू अ स्टूडेंट हु हैज हैड वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल या 3 साल आपने अलग से कहीं पे काम भी किया हुआ है, बिकॉज आपकी ट्रेजेक्ट्री और आपकी प्रिपरेशन उसके हिसाब से अलग होगी। लेकिन अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने पहले वर्क एक्सपीरियंस मान लीजिए नहीं है उनका, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर टू पिक योरसेल्फ। जैसे कि मैं कह रहा था कि नेशनल लेवल फाउंडेशंस हैं या लार्ज कंसल्टिंग फर्म्स हैं, टिपिकली वो लोग एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करती हैं,
कम होता है जबकि वो फ्रेशर को हायर करती हैं। उसका रीजन है कि वो जिस मार्केट में ऑपरेट करती हैं वहां पे एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है। तो जो अगर इमीडिएट रिक्रूटमेंट की बात है तो वो जो मैंने बाकी सारी श्रेणियां बोली कि जैसे फॉर एग्जांपल जो अगर इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है, नेशनल लेवल एनजीओ, स्टेट लेवल या गवर्नमेंट इन्वॉल्व खुद है, इन सारी जगहों पे फर्स्ट राउंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। अब जैसे बिहार में देखिए तो बिहार में यंग प्रोफेशनल्स का चुनाव होता है BRLPS में फॉर एग्जांपल, या अगर देखूं कई सारे एनजीओ हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी देखते हैं यंग लोगों को अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे कैंपस नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए छात्रों को मालूम है कि वो या तो किस ज्योग्राफी में काम करना चाहते हैं या किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो उनको पहले आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेरे टारगेट में है कि मुझे इन इंस्टीट्यूशन से जुड़ना है। एंड उसके बाद अपने तरफ से एक कवरिंग लेटर लगा के अपना CV प्रॉपरली बना के, मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो CV है 2 पेज से अधिक का ना रखें और उसमें हाईलाइट करें कि आपके एक्सपीरियंसेस, अगर आपने थोड़ी एनालिसिस की है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो आप अपना हाईलाइट कीजिए एक्सपीरियंस जो आपको लगता है उनके कार्य से जुड़ता है, और उसको हाईलाइट करके आप वहां पे भेजें। और दूसरा ये भी सजेशन है कि आप पता करें प्रोजेक्ट कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ताकि एंड डू एन आउटरीच, वहां जाके मिलिए, जो भी वहां पे कार्य कर रहे हैं लोग उनको बताइए कि आप कौन है, क्या कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आउटरीच करना उचित होगा। और आपको ये मत सोचिए कि आपने आज आउटरीच कर लिया कल जॉब मिल जाएगी। आप जब आउटरीच करते हैं तो आपको सामने भी लोग असेस करते हैं कि अच्छा ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, और आप किस हद तक उनके जो क्षेत्र है उनसे जुड़ सकते हैं। तो आप अगर 4 जगह जाइएगा तो हो सकता है एक जगह पे दोनों साइड से म्यूचुअल फिट होगा, एंड देन मे बी यू कैन बी आस्क्ड टू गो फॉर HR राउंड फॉर एग्जांपल। तो एक तो ये चीज मैं बोलूंगा। दूसरा ये भी है कि कई बार अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा है तो वॉलंटियर करके काम करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, वो आपको इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस देगा। प्लस ये भी होगा कि अगर आपने काम वहां किया और बहुत अच्छा काम किया, तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना अच्छे लोगों को चाहती है हर समय, क्योंकि जरूरत है गुड, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज गुड पीपल। तो अगर आपने वॉलंटरी करके वहां पे 1-2 महीने काम किया तो आप भी सीखोगे, और ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपको समझ में आएगा कि ठीक है क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। एंड दे कुड बी एन अपॉर्चुनिटी इफ दे थिंक दैट यू आर someone who has a very right fit, then you may have an opportunity of appearing for the recruitment which they are doing, and you will, because you will have, आपको experience रहेगा काम करने का, तो आपको वहां पे अच्छी एज मिलेगी। तो ये सारे डिफरेंट तरीके से आप अपना जो चांसेस है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आप जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं या जिस इंस्टीट्यूशन के साथ कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको स्पेस मिल जाए। राइट। तो सारे पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट के लिए मैं सर की कही हुई बात छोटे से उसमें समराइज करना चाहूँगी कि बहुत फोकस तरीके से अपनी प्रोस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करिए, समझिए कि वो क्या काम करते हैं और अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपीरियंस को उस हिसाब से मोल्ड करिए। ऐसे करिए कि वो आपको रिक्रूट करे आपके एक्सपीरियंस के लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर वी मूव ऑन इनफैक्ट, अगर किसी के पास सर के लिए कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। वी विल ट्राई टू टेक देम अप साइमल्टेनियसली, अदरवाइज हम एंड में सर को सारे सवाल पूछेंगे। So moving forward, so you've talked about how you worked in Oxfam. आपने कई grassroots organizations में काम करा है, आपने international organizations में काम किया, now you're working in EY. तो sir, how is the experience different for each organization for you? कि I'm sure EY में जो आप काम करते हैं, it must be very different from the work that you did in Oxfam. तो how is the experience different? Very good question, Ritika. So I think एक लेवल पे लेट मी टॉक अबाउट, आई थिंक इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब मैं कार्य कर रहा था पोखरण में, जब मैं डायरेक्टली काम कर रहा था वहाँ कुम्हारों के साथ या जो खादी के वीवर्स हैं उनके साथ,
तो आपको क्या होता है कि जो आप काम कर रहे हैं आपको दिखता है कि आपने क्या चेंज किया, राइट। और वो आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है एज यू ग्रो इन योर वर्क। एंड डजेंट मैटर विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग फ्रॉम, देर इज आपको ये डेवलप करना है एबिलिटी कि भाई आपके जो एक्शंस हैं, because you are slowly moving away from direct implementation into using your experience for larger, sometimes policies which need to go in, and sometimes आप सोच रहे हैं कि नई स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करी जाए। तो आपको ये जो अपनी जो थिंकिंग है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपको ये कॉन्स्टेंटली ये फीडबैक लूप को इम्प्रूव करना है, ताकि आप अपने इसको जैसे इंग्लिश में बहुत कहते हैं ना, आइवरी टावर्स में नहीं चले जाओ, कि आप कुछ सोच रहे हैं जो कि बिल्कुल अनरिलेटेड है विथ व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। तो आई थिंक एक तो वो कंसिस्टेंट रहा है मेरा फोकस कि आई शुड नॉट लूज दैट फीडबैक लूप, क्या हो रहा है ग्राउंड पे, और उसका सुनने का यही तरीका है कि यू नीड टू विजिट, कहीं पे भी काम हो रहा है जाके जाइए, बोलने से पहले सुनिए, समझिए क्या हो रहा है, सो दैट यू आर एबल टू डेवलप दैट। पहली बात तो ये है। दूसरा है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ कोर्स कल्चर एंड also the type of requirements are very different. So matlab I usually say that every 3 years or 4 years I end up giving myself a huge shock, क्योंकि I am putting myself in different zones. तो जो कल्चरल चेंज है वो काफी सिग्निफिकेंट है, राइट फ्रॉम द लोकल कॉन्टेक्ट। जब आप लोकल एनजीओ के साथ काम करते हैं, आप बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं और आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत कई बार डिसऑर्गेनाइज भी होता है काम। और जैसे आप लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वाइल इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बट आपका जो ग्रासरूट कनेक्शन है वो आपको वर्क करना है ताकि आप पिकअप कर सकें। और कमर्शियल सेक्टर में इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप काम क्या कर रहे हैं, फाइनली एज अ सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंसल्टिंग इज प्रोवाइडिंग ऑफ नॉलेज सर्विसेज। तो हाउ आर यू इनेबलिंग योर क्लाइंट? तो इट्स नो लॉन्गर अबाउट कि मैं ग्रास रूट पे क्या कर रहा हूँ, पहले ये भी देखना है कि जो मेरे क्लाइंट हैं उनका इमीडिएट चैलेंज क्या है, और मैं एम्पैथी डेवलप करूं उनके चैलेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए। सो जो फाइनल मेरा जो इम्पैक्ट है, पॉइंट है, वो वही है कि कैसे कम्युनिटी का विकास हो, कैसे सोशल डेवलपमेंट हो। लेकिन जो रास्ते पिकअप किए गए हैं उसमें फोकस करना कि हम जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, उनको उन पे खड़े उतरे, वो एक बहुत क्रिटिकल पाथ हो जाता है अगर आपको, इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू बी रेलेवेंट। So that is the common thing which I have seen across my career, whether I've worked with the government or whether I've worked with the international NGOs or now in the commercial organization, that it's really really important that the requirement of the organizations are taken care of within the frame they are in, along with the final impact which one is trying to achieve on the social side. एब्सोल्युटली सर, आपने एक बहुत अच्छी और बहुत वैलिड बात कही है कि जब तक आपको पता ना हो कि आप ग्रास रूट्स पे क्या चल रहा है, और जब तक आप लोगों से सीधा बात नहीं करेंगे, तब तक आप उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो एडवाइस दैट आई गॉट रिसेंटली कि पॉलिसी में जाने से पहले उन लोगों की बात समझिए, उनकी सिचुएशन समझिए कि जिनके लिए आप पॉलिसी बनाने वाले। So on this, we've received a question कि there is a myth in the development sector कि ये sector underpaying है because it's working for most of the organization or non-profit. तो जो लोग उसमें काम करते हैं वो underpaid है. So what would you like to say about that? I think ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और मैं उसको थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि अलग अलग तरीके के जो काम हो रहे हैं उनके अपने कॉन्स्ट्रक्ट है। जैसे अगर मान लीजिए आप बिल्कुल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य कर रहे हैं, जिनका जो रेवेन्यू का सोर्स बहुत मीगर है, बहुत कम है, तो सबको अपने फाइनेंशियल लिमिट के भीतर कार्य करना है। तो जब आपको अगर आप चॉइस कर रहे हैं कि आप वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे, तो आपको भी एज अ वॉलंटियर काम करना पड़ेगा, राइट। अगर आप ग्रास रूट एनजीओ के साथ काम करना चाहते हैं, जिनका क्लियर है कि भाई जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें सर्टेन परसेंटेज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ सकता है, तो विद इन दैट अगेन आप उसके भीतर में ही आपको काम करना पड़ेगा। तो जो डाइवर्सिटी है डेवलपमेंट सेक्टर में,
उसमें अलग अलग टाइप के काम के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी हैं और ऑल्सो रेम्यूनरेशन वेरीज। तो ऐसा नहीं है कि हम स्टीरियोटाइप कर सकते हैं कि भाई इन जनरल वो है। दूसरी बात ये भी है कि अगर यहाँ पे मैं थोड़ा रिटोरिकल होके बोल रहा हूँ बट इम्पोर्टेंट है कि आप अगर मुंबई में रह के आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं और अगर आप मधुबनी में रह के 15,000 रुपये महीने कमा रहे हैं और आप घर पे रह रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि आपकी जो सेविंग है वो ओवरऑल इज गोइंग टू बी बेटर इन मधुबनी, राइट। तो कई बार ये चॉइसेस की बात भी होती है और कई बार आई थिंक ओवरऑल इसको अंडरस्टैंड करने की बात है, क्योंकि हम लाइक टू लाइक कंपैरिजन इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनली आप चाह क्या रहे हैं जिंदगी में। अगर आप चाह रहे हैं कि ठीक है मुझे मुंबई में जाके ये काम करना है, इस तरीके से टॉप लाइन ऐसी दिखनी है मेरी सैलरी की, तो वो भी एक चॉइस है। और अगर आप वहाँ मधुबनी में रह के अपने घर के पास रह के या अपने लोगों के पास रह के आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी होंगी और आपकी जो सेविंग है मोर और लेस सिमिलर रहेगी, तो आई थिंक ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में समझना इंपॉर्टेंट है। बट हैविंग सेड दैट, इसके अलावा ये जरूर है कि जैसा मैं कह रहा था ना कि देर आर ऑल्सो फॉर प्रॉफिट वर्क विच हैपन, क्योंकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट और वॉलंटरी सेक्टर का काम है वहां पे देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ लिमिटेशन ऑफ द टाइप ऑफ वर्क। बट जब आप कमर्शियली काम कर रहे हैं तो आप तो कमर्शियल स्पेस में कार्य कर रहे हैं और लाइक एनी अदर कमर्शियल स्पेस you will have to look for your remuneration based upon the type of profitability which is there in that sector. तो वहां पे मुझे लगता है इट्स वेरी सिमिलर टू एनी अदर सेक्टर। थोड़ा 19-20 का फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट इज ड्रास्टिकली डिफरेंट। तो सो आई डू थिंक दैट shift has already been coming in, but it really boils down to the choices which one is making to feel कि भाई whether I am being paid or underpaid or I'm happy about the where I am in terms of my overall saving and requirements. राइट सर, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। आपके मोटिव, आपके इंटेंशन पे बहुत डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। आपका लाइफ का गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चूजिंग कि आपको एग्जैक्टली किस फील्ड में, किस पर्पस के लिए आप जाना चाहते हैं। सो ऑन दैट नोट सर, यू हैड मेंशन्ड कि एक MBA, एक MPP, मास्टर्स इन सोशल वर्क, दीज आर थिंग्स दैट सम कंपनीज आर लुकिंग फॉर व्हेन दे आर रिक्रूटिंग। अगर आपको किसी जॉब में विच इज़ नॉट एंट्री लेवल, senior role, उसके लिए आप they will definitely look for a masters, but students tend to get stuck in a loop because masters की application के लिए universities are looking for job experience and job experience के लिए companies are looking for masters. तो what is your suggestion कि what is the right time to go for a masters? कितने साल का work experience, especially in the development sector, for an MBA for example? So सो रितिका, आई थिंक ये लूप है, बट अगर कोई क्लियर है व्हाट टाइप ऑफ वर्क वन वांट्स टू डू, अगर मान लीजिए अंडर ग्रेड करके अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ विथ अंडर ग्रेड लेवल पे जो अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग इन द सोशल डेवलपमेंट स्पेस वेयर वन कैन हैव एन एंट्री लेवल पोजीशन without necessarily having an MSW, an MBA or MPP or any kind of masters in the space. And 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, बिकॉज उससे क्या होगा कि जब मास्टर्स करने जाएंगे तो सम देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस बिहाइंड दैम जब आप करने जा रहे हैं, ताकि उसका लर्निंग बेहतर हो जाती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा काम करके जाना चाहिए मास्टर्स के लिए, rather than trying to do everything in one go. Also आपका opportunity of where you get your master in my opinion improves अगर जो accepting colleges हैं वो देखते हैं कि भाई आपने already इस sector में थोड़ा काम कर रखा है, you have a point of view, you know. Definitely sir. So coming back to your life, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो बिहार के हैं, हो सकता है कि आपके अल्मा माटर के भी बच्चे हो यहाँ। तो सर, कमिंग टू योर लाइफ एंड द चैलेंजेस दैट यू फेस, बिकॉज आप भी बिहार के हैं, आपने भी you've climbed up the ladder to a partner at EY. तो आई एम श्योर आपकी उस जर्नी में, मास्टर्स की जर्नी में, कोई ना कोई चैलेंजेस ऐसे होंगे जो शायद आप
किसी और की अवॉइड करवा सकते हैं. So by talking about them, by talking about how you solve those problems, you could help out students here. श्योर रितिका. सो एक तो रितिका थी कि जिस जिस जमाने में मेरा अंडरग्रेड का टाइम था, उस समय बहुत ही अधिक, इन माय ओपिनियन, इंडिया में बिहार के बारे में बहुत ही अलग किस्म की थिंकिंग थी. अब आई थिंक, आई वुड लाइक टू बिलीव कि इम्प्रेशन अलग है, बट उस समय एक्सपेक्टेड था कि अगर आप बिहार की एक प्रिडोमिनेंट इमेज बनती थी, तो उस इमेज को फाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, और नॉट टू कंट्रीब्यूट टू द स्टीरियोटाइप. सो ऑल माय लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है थिंकिंग की, कि नेवर टू फीड द स्टीरियोटाइप, टू बी योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी and to represent the highest level of professionalism. जब आप कार्य कर रहे हैं तो आपकी जो सोच है वो ऑब्जेक्टिव हो, आपने मेजर्ड आप रहो, आप सुनो दूसरे की बात, अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट ऑफ व्यू बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर ओपिनियन. तो दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट in terms of going through very difficult phases. दूसरी बात ये भी बोलना चाहूंगा कि there will be many failures. Life is full of ups and downs. जो important चीज है, not to take failures personally. जब मान के चलना है कि आपने ट्राई किया तो आप फेल कर रहे हैं, जो ट्राई नहीं करता वो फेल भी नहीं करता है. So please learn from every failure. In fact, spend more time on failure to understand what all you can take away, because these are precious opportunities to understand your own blind spot, sometimes understand the larger environment within which you are operating, and also sometimes to say कि ठीक है, there were certain things which are not in your control, so what do you need to let go. So मुझे लगता है कि ये एक बहुत कंसिस्टेंट चीज मैंने देखी है अक्रॉस ऑल द वर्क विच आई हैव बीन डूइंग. और ये जो स्टीरियोटाइप है, जब मैं इंटरेस्टिंग था, जब मैं बिहार से इंडिया में काम कर रहा था तो ये बिहार स्टीरियोटाइप था, जब मैं साउथ एशिया में गया तो इंडिया का स्टीरियोटाइप था, और जब मैं एशिया में काम कर रहा था तो साउथ एशियन का स्टीरियोटाइप था. तो द वर्ल्ड tends to think in very big silos, so it's really important कि आप you continue to prove others wrong about the stereotypes, and you continue to focus on who you are and what can you do. तो एक तो बात मुझे लगता है ये बहुत ही important है from the way we have to grow as a professional. जो दूसरी बात है वो ये है कि always look at what is around the corner. अगर आप आगे का नहीं सोच रहे हैं तो आप अपना स्किल जो अपग्रेडेशन आपको करना है वो आप नहीं कर पाइएगा, एंड बाय द टाइम जब वो चेंज आएगा आप रेडी नहीं रहिएगा, एंड देन आप पीछे छूट जाइएगा उस चेंज के साथ. जैसे अभी फॉर एग्जांपल डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, अगर आप ऑलरेडी पाइथन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स नहीं समझ रहे हैं, तो आप पीछे छूट रहे हैं. और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कवर करके रखना है. जो लास्ट चीज बोलना चाहूंगा वो ये है कि कोशिश करें कि हर 3 या 4 साल पे आप अपने आप को एक ऐसी दिशा में पुश करें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो. क्योंकि आप क्या होता है, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, 2 साल में आप समझ जाते हैं उसको, पारंगत हो जाते हैं, काफी अच्छा काम करते रहते हैं. लेकिन आप जब आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, जब आप प्लेटू कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचिए व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है, और ये भी तैयार रहिए कि जब आप व्हाट नेक्स्ट लीजिएगा तो आपको कष्ट होगा, बट दैट इज बीइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. And that has helped me a lot, because every time I have taken that leap, I have ended up being very uncomfortable every time I have made that change. And also, I keep on telling people that sometimes I get a kick out of feeling like a fool every day. क्यों? क्योंकि आप रोज कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है आपको आता ही नहीं है. तो जब वो आप ट्राई करते हो, वो लर्नर्स एटीट्यूड रखिए,
अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में डालते रहिए, नॉट ऐसा कि दिन रात आप परेशान रहें, बट continue doing that so that you are able to grow. I think these are a few things which have remained consistent with me all my life. And lastly, probably it is, I don't know whether it's fashionable today or not, but I always believe, जो हमारे गांव की कहावत है कि जिस पेड़ में फल अधिक होते हैं वो झुकता है. So it's important that while no matter how high you are or what you are doing, it's very important to remain human. It's very important to remain humble. And it's very important to understand that anybody can give you pearls of wisdom. कोई जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे पर्सन रहे या आपको रोड चलता हुआ नागरिक मिले. कोई भी, तो वो एटीट्यूड आप ना छोड़िए across your life. And those are the things which I feel, at least for me, have been the lessons learned. Wonderful advice, sir. I think आपने बहुत अच्छे से cover करा all the challenges that an undergraduate student especially can face in life going forward in their career across all sectors, in fact. So I think this would be a wonderful note to end, but I have one last question from you. Can you describe what a day in your life looks like? What does it mean to be a social sector partner at EY? Okay. So a typical day in my life starts at 6. I get up and typically take a look at how my day is scheduled, because I work in a service industry, which means that while I can have a lot of my time planned, but I also have to keep a lot of flexibility because any of my clients may have some emergency and I need to be responsive. So 6 o'clock, 6 to 6:15, a bit of meditation, my coffee, and then typically I do ensure that I put in about an hour of some kind of an exercise in place. Again, it's important because if I'm putting in 16 to 18 hours a day at work, then I should not break down physically. So I think it's an integral part of what I do. So this 6 o'clock routine is this is in quarantine time, when all of us, or rather Corona time, if I may call it that. Otherwise, typically it would also start off because I would be traveling to my clients. So typically it would start off at 4 a.m. where I would be taking a flight off to a particular city. And then, I usually try to go over my day and plan it out by around 8:30, 8:45. I should have a clear idea of what all the day is bringing in. Most of my conversation and plans start off from 9 a.m. Typically on a day, there are at least, if I can visit, and again, pre-corona, that used to be the case. If I can visit and meet my clients where the work is going on, whether it's the government, bodies or other institutions, I think that get thrown in. Number of meetings with different projects and teams, so they are back to back aligned. So once I start off, which kind of starts off by around 8:45, it goes up till, I would say, around 5:30, about half an hour or 45 minutes break, and then back to work. And then an interesting part of service industry is that most of the day is going with client meetings and conversations, and evenings is the time when our teams can catch up. So it is the time for my people. So, if there are issues which somebody is facing, there are challenges, there are some logistical issues. So that kind of gets taken up. Most of my senior management team kind of engages during that time. And once the kids go off to sleep, then after that, another 2 to 3 hours for reading up and on research or, approving documents which have come up for reviews. So that's typically that. And I am off to sleep at around, typically around 12:30 to 1 by the time I finish up. So that's how typically the day looks like if I'm not traveling, which is the case right now. During Corona times, I'm at least traveling not more than 2 days a week, which otherwise would have been about 4 to 5 days a week in non-COVID times. Wow, I think the myth really holds up that you tend to travel a lot when you're working with a big firm. So one question that I missed out, and I think everybody would be interested to know, is how, according to you, is COVID going to impact the job market? Because in another 6 months or so, there will be a fresh batch of graduates looking for jobs, especially in the development sector.
Keeping that in mind, with low budget organizations working in the sector, how do you think the job market will look like? So COVID has really impacted, the economy, of course, and it will take time for the overall economy to kind of come back to track. However, as far as development sector is concerned, I think there are different patches. So if you would see that, the government spending on development is going up. So you would have seen that there is also, huge amount of money which has been announced for going as stimulus package in agriculture. And also, if you see that in the entire economy, the only sector which has remained green has been agriculture, that it has grown. Everything else has shrunk. So in that sense, I think in and around development area, whether it's rural development, agriculture, we will continue to see larger government investments going in, and those projects are going to continue. So yes, there will be an impact in terms of, I think, overall economy. But I feel that in the development sector, in terms of government expenditure, and which then goes to the grassroots NGOs, I think that will continue to grow. There are also legal frameworks, like for example, some of the NGOs at the local level were funded through FCRA, for example. FCRA, I mean, via FCRA, which is, the through the foreign funding. And I think with some of the law changes, there will be mild disruption, but I think it's a question of taking the regulatory mechanism properly. So overall, if you ask me, for this sector, am I seeing a huge slowdown? I would say it will be relatively less as compared to other sectors. So if you are in FMCG sector, or if you're going into marketing of other areas, because there is so much of focus by the government, and the government expenditure is going up. I think I don't expect major slowdown to happen, at least in this area. So that's very reassuring, because काफी time से I've heard my peers, I've heard students in these sessions talk about how scared they are that they might not get a job after graduating, and knowing that, and from a working professional, from a person who knows better than students, it's very reassuring coming from you कि हो सकता है कि ऐसा ना हो. Time will tell, but surely it's very reassuring. So, sir, on this note, I'd like to end the session with maybe some words of motivation from your side, some tips and tricks, final words from you. I'll end the session with something which my grandmother told me, and I keep that as my motivation. So she said, "सीढ़ियाँ उनके लिए अमोघ." Amog means absolute necessity, right? सीढ़ियाँ उनके लिए अमोघ, जिन्हें छतों तक जाना है, बादलों पे जिनकी दृष्टि है, उन्हें पथ आप बनाना है. So that's, I think, is something which I would say, that you have to forge your own way, aim high, and you shall achieve it. So that's a wonderful note to end the session on. Thank you so much. On behalf of Justice People's Campaign, I'd like to thank you for taking out time to speak to students here. जिन लोगों ने आज सेशन नहीं अटेंड करा, जिन्होंने मिस कर दिया, with your permission, we'd like to share the recording of this video ताकि वो देख सके, और हो सके कि हो सकता है कि वो ये देख के बहुत सीख सके. Thank you so much for taking out time for us, sir. It was absolutely wonderful hearing your journey, and very inspirational to know that you broke the stereotypes as a Bihar native, then as an Indian, then as a South Asian, and managed to get to the top. Thank you so much, sir. Thank you so much, Ritika, and thank you so much for folks in the audience. I hope this is useful for other students who are trying to get into the sector. And my very best to the students and to Justice Campaign. Thank you so much, sir. Thank you.